Please. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fourth day of the training, or you should say the course or the workshop. आज के दिन में हम SOS स्कीम ऑफ स्टडी किसे कहते हैं, करिकुलम की तफसीली बात हो चुकी है, सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में SOS करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस पर तफसीली बात होगी। मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के दिन के कि एक तो आपको स्कीम ऑफ स्टडी समझानी है कि स्कीम ऑफ स्टडी कहते किसे हैं, इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा सिलेबस, एक तो हमारा जो कंसेप्ट है कि जस्ट जो हम डिस्प्ले करते हैं स्कूल के अंदर क्लासरूम वाइज जो सिलेबस, दैट्स अ सिलेबस, लेकिन सिलेबस is having far more information as compared to what we think। यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और हम सिर्फ इसको समझते हैं कि कोर्स ब्रेकअप को ही सिलेबस कहते हैं या मंथली या वीकली ब्रेकअप को कहते हैं। नो, इससे बढ़कर सिलेबस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो इस पर तफसीली बात होगी कि ये किसे कहते हैं। फिर लिंकेजेस बनाएंगे, जिस तरह शुरू में मैंने कह दिया, बिटवीन SOS करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। असल में यही वो कंप्लीट साइकिल है जो कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करती है, SOS करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। तो इनके आपस में ताल्लुक क्या है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कौन पहले बनता है, आया करिकुलम पहले बनता है, SOS पहले बनता है, वगैरह वगैरह, व्हाट कम्स फर्स्ट, इस पे बात करेंगे कि इनमें से कौन सा पहले बनता है और इनका आपस में ताल्लुक क्या है। आवाज बंद करना। Aisha Kawal madam is request. Okay, thank you. स्कीम ऑफ स्टडीज, SOS भी इसको कहते हैं और स्कीम ऑफ स्टडीज भी कहते हैं। इससे पहले हमने करिकुलम पे बात की कि वहाँ पे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वहाँ पे हमें लर्निंग आउटकम्स मिलते हैं, अगर टीचर बेस्ड हो तो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर और टीचिंग मेथोडोलॉजीज वहाँ पे होती है। अगर स्टूडेंट सेंटर हो तो लर्निंग आउटकम्स उसके अंदर होते हैं, अगर कंटेंट सेंटर हो तो उसके अंदर हमें कंटेंट मिलता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। देन फिर हमने यस्टरडे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी देखा कि इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास डिसिमिनेशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, टेक्स्ट बुक्स किस तरह से डेवलप होंगी, इनकी असेसमेंट वगैरह किस तरह से होगी, टीचर ट्रेनिंग कौन करेगा, वगैरह वगैरह। अब स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर हमें वो मालूमात मिलती है या वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है जो कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर भी नहीं होती, और जो फ्रेमवर्क है जो हमने कल जेब के साथ डिस्कस किया था, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। रिमेंबर वन थिंग, एक है करिकुलम फ्रेमवर्क और एक है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क से मुराद ये होगा कि करिकुलम किस तरह से डेवलप किया जाएगा, जबकि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन वर्क से मुराद ये होगा कि करिकुलम को फिर फील्ड के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर। तो वहाँ पर इफ यू रिमेंबर यस्टरडे का सेशन अगर आप लोगों को याद हो, सो डिसिमिनेशन से बात शुरू हुई थी। जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो डिसिमिनेशन से मुराद ये है कि ये बन गया है, इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टीचिंग मेथोडोलॉजीज वगैरह वगैरह। जबकि जब सिर्फ करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो इससे हमारी मुराद होगी कि ये करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है, ये किताब जो है, ये किस तरह से डेवलप होगा। अब स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है जो वहां पे नहीं होती। नंबर वन इंफॉर्मेशन जो आपको स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर मिलेगी, ये फिर रियल जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ए सब्जेक्ट टू बी टॉट इन ईच ग्रेड, कि हर ग्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन न आपको करिकुलम के अंदर और नहीं जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वहां पर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ स्टडी। यानी ग्रेड 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ग्रेड 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, प्री मेडिकल होगा तो वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, प्री इंजीनियरिंग होगी तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से ग्रेड पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। So these information are available only in the scheme of study, neither in the curriculum document nor in the implementation framework. So एक information तो आपको ये मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन के हर
क्लास के अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने कितने मार्क्स रखे जाएंगे। अगर आप जब जिस लेवल पर भी आप लोग पढ़ाते हैं तो बाज़ सब्जेक्ट्स के लिए 100 मार्क्स रखे गए होते हैं, बाज़ के लिए 50, बाज़ के लिए 75। सो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आती है? असल में ये नोटिफाइड होती है स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने मार्क्स होंगे, किस किस ग्रेड के अंदर। तीसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलेगी वो है नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईच सब्जेक्ट, कि इंग्लिश के लिए कितने पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स पर वीक होंगे, उर्दू के लिए कितने होंगे, बायोलॉजी के लिए कितने होंगे, केमिस्ट्री के लिए कितने होंगे, फिजिक्स के लिए कितने होंगे, वगैरह वगैरह। यानी हर एक ग्रेड के लिए सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने नंबर ऑफ पीरियड्स रखने हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको स्कीम ऑफ स्टडी से मिलेगी। यहाँ पर दोबारा से बता दूं कि इफ़ यू आर रनिंग अ स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं या आप स्कूल हेड हैं, तो आप लाजमन स्कीम ऑफ स्टडी से इस्तेफादा कीजिएगा, क्योंकि आपके बड़े मसाइल वहाँ से हल हो जाएंगे। वहाँ से आपको नोटिफाइड गाइडलाइंस मिलेगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने मार्क्स है और कितने कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। तो जब आप टाइम टेबल डेवलप करेंगे, बल्कि इवन टाइम टेबल इज अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी, उस पर बाद में बात करते हैं। चौथी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन इन अ ग्रेड, यानी हम कहते हैं कि अगर मेडिकल पढ़ना है तो आप लोगों ने बायो और केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन रखनी है, या अगर अगर प्री इंजीनियरिंग है तो वहाँ पर मैथ्स एंड फिजिक्स, इस तरह ह्यूमैनिटीज में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कहाँ से आती है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होती है? ये स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर आपको मिलेगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुतालिक इंफॉर्मेशन दीज आर इट्स अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश किसके लिए होगा, उर्दू किन के लिए होगी, और लोकल जो लैंग्वेजेस हैं तो वो किन के लिए होंगे। So these information you can get from the scheme of study. Another information that you can get from the scheme of study is theory and practical marks distribution. यानी अगर बायो का सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है, सो थ्योरी के लिए कितने मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल के लिए कितने मार्क्स होंगे। These information are also available in the scheme of studies. Even co-curricular activities, if you remember, एक फोर्थ टाइप ऑफ करिकुलम था जो कि करिकुलम के अंदर रिटन फॉर्म में नहीं था, जो एक्स्ट्रा करिकुलम जिसको कहते थे, तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज जो है दे आर इवन लिस्टेड डाउन इन द स्कीम ऑफ स्टडी। ये इंफॉर्मेशन भी आपको स्कीम ऑफ स्टडी में मिलेगी। एकेडमिक ईयर, मंथ वाइज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है कि साल के अंदर कितने वर्किंग डेज होंगे एकेडमिक ईयर के लिए। यानी वैसे तो 365 डेज हैं इन द ईयर, लेकिन उसमें वर्किंग डेज कितने होंगे। सो मंथ वाइज आपके पास ब्रेकअप इस स्कीम ऑफ स्टडी के डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगी। अनदर इंफॉर्मेशन कि स्कूल टाइमिंग, समर जोन, विंटर जोन, अगर केपी की बात की जाए या कुछ और सूबों में और सेटअप होगा, तो ओवर देयर के जो समर जोन्स हैं तो वहाँ पर टाइमिंग क्या होगी, अगर विंटर जोन है तो वहाँ पर टाइमिंग क्या होगी, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है पर डे कितने कितने होंगे, पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा, अगर जुमे का दिन है तो जुमे के दिन छुट्टी किस टाइम होगी, वगैरह वगैरह, और पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ पीरियड्स दो इट्स डिस्कस्ड ओवर देयर। ये डिटेल भी आप लोगों को स्कीम ऑफ स्टडी में मिलेगी। टर्म वाइज ब्रेकअप भी, टर्म ऑफ ब्रेकअप से मुराद ये है कि नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ये टर्म वाइज अगर कोर्स की बात की जाए तो वो ब्रेकअप आप लोगों को सिलेबस में मिलता है, स्कीम ऑफ स्टडी में सच कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंग्लिश के अंदर फला फला टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वगैरह। नो, वो इंफॉर्मेशन हमें फिर सिलेबस में मिलेगी और टेक्स्ट बुक्स वगैरह में मिलेगी। इस तरह एक आइडियल या स्टैंडर्ड टाइम टेबल जो है वो भी दिया गया होता है स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया करें। सो स्कीम ऑफ स्टडी को सिर्फ एक लफ्ज स्कीम ऑफ स्टडी न कंसीडर कीजिएगा, बट इट हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द अदर डॉक्यूमेंट्स। अब जो मैंने ये सारी की सारी बातें कर दी कि ये सारी आपको मिलेंगी, तो ये किस तरह से आपको मिलेंगी? इफ वी लुक एट द 2007
रिमेंबर वन थिंग, जो नेशनल करिकुलम था वो 2006 में बना था, जिसको 2006 का करिकुलम कहते हैं, और जो स्कीम ऑफ स्टडीज बनी थी, जो नोटिफाई हुई थी, अगर से पैरेलल ही बनी थी, लेकिन जो नोटिफाई हुई थी तो 2007 में हुई थी। तो पहली जो स्कीम ऑफ स्टडी 2006 के करिकुलम के हिसाब से जो बनी थी, दैट वाज इन 2007। अगरचे बाद में एक और, फिर मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा दूंगा, एक और सूबों ने अपने तौर पर भी डेवलप की, बल्कि सिंध का जो ईसीसी का की स्कीम ऑफ स्टडी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अब जो मैंने आप लोगों को बातें की कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी, ये कहाँ पर है, तो इट्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी जो ग्रेड 1 से लेकर 12 तक है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जो स्कूल एजुकेशन है तो ग्रेड 1 से लेकर 12 तक ही है तमाम सूबों के अंदर, उसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन शुरू हो जाती है। ये जो मैंने बातें की कि ये चीजें आप लोगों को मिलेगी। नाउ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट, स्कीम ऑफ स्टडीज फॉर ग्रेड 1 एंड 2, कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट्स होंगे, ये नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे, ये नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट्स के लिए ये होगा ग्रेड 1 और 3 के लेवल पर। इसमें जो इजाफी बातें हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज के मुतालिक थी और जो साइकोमोटर स्किल्स के मुतालिक थी। नजीरुल्लाह साहब का एक सवाल था कल कि ये कहाँ पे होती है। सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी कि ये जो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह है, आर्ट्स क्राफ्ट्स वगैरह है, लाइब्रेरी को किस तरह से यूज करना है, प्रैक्टिकल, सो दीज थिंग्स आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडी आल्सो। अगरचे इस रोज के उस बुक के ऊपर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर जो स्किल्स हैं तो उनके लिए भी बाकायदा इवन पीरियड्स रखे गए हैं कि आपने कितने कितने पीरियड्स रखने हैं। सो एक तो आपको पीरियड सब्जेक्ट वाइज, पीरियड्स, मार्क्स और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही चीज रिपीटिशन है ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 4, 5 के लिए पीरियड्स, मार्क्स और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके लिए क्या होगा। और पैरेलल जो है वो फाउंडेशन स्किल्स भी चल रही हैं कि इस क्लासरूम के, इस क्लास के अंदर, इन क्लासेस के अंदर कौन कौन से फर्दर जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो कराई जाएंगी। साइंस ग्रुप अगर है ग्रेड 9 का तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन है, और साथ में जो है यहाँ पर नीचे देख ले, ओवर हियर यू कैन सी कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फला कॉम्बिनेशन होगा, पीटी के लिए कितने, और टीम स्पोर्ट्स आफ्टर स्कूल आवर्स उनके लिए ड्यूरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट, प्रैक्टिकल जो होते हैं वो भी किए जाएंगे। सो ह्यूमैनिटी ग्रुप के लिए यानी जो आर्ट्स वाले हैं तो उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे, यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन ओवर हियर। ECC, I think you got what I wanted to tell you people. अच्छा, ये थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इनमें चूंकि नहीं है, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे साइंस ग्रुप के नीचे, so over there you will see पीरियड्स कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कितने होंगे, और जो थ्योरी और प्रैक्टिस का मैं बात जिक्र कर रहा था कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह है तो प्रैक्टिकल के इतने मार्क्स होंगे और थ्योरी के इतने मार्क्स होंगे वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी। जो मैंने कहा कि एकेडमिक ईयर जो है उसके लिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज, सो यू कैन सी ओवर हियर अगस्त में कितने आपके पास वर्किंग डेज है, 15, संडेज आ रहे हैं तो आपके पास 13, बीच में चूंकि 15 अगस्त से सेशन शुरू हो जाता है, सितंबर में 26 वर्किंग डेज वगैरह वगैरह। ये डॉक्यूमेंट हम गूगल जो क्लासरूम है तो वहाँ पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप अपने लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो टाइम टेबल का मैं जिक्र कर रहा था, सो इवन इट्स अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी। फ्राइडे के दिन टाइम टेबल क्या होगा, दीज इंफॉर्मेशन आर आल्सो अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी। सो आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट कि जो मैं बातें कर रहा था वो हकीकी सेंस में स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ये एक इजाफी में जो सिंध ने ECC के लिए डेवलप किया हुआ है, जल्दी से मैं ये आप लोगों को दिखा दूं कि इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है। सेम इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी स्कीम ऑफ स्टडी जो ECC के लिए, बल्कि अब उसको ECE कहते हैं क्योंकि केयर का लफ्ज़ उन्होंने हटा दिया है। अच्छा, ECC एक दुनिया है, पहले शुरू में इसको ECCE कहते थे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब इसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं क्योंकि केयर के लिए
जो जरूरियात होती है स्कूल के अंदर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई केयर वर्ड हैज बीन ओमिटेड। ये है उनके लिए एज ग्रुप क्या होगी, इनको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से स्किल्स सिखाए जाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे, मीडियम क्या होगा, वगैरह वगैरह। सो ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच वर ओवर देयर आर ओवर हियर आल्सो, लेकिन ये सिर्फ ईसीसी है, अप टू ग्रेड 5 तक के लिए है। नाउ लेट्स मूव बैक टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। So all these informations are available in the scheme of studies. और ये 2007 के स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर, जो नेशनल स्कीम ऑफ स्टडी है 2007 की है, प्रोविंशियल लेवल पर रिसेंटली वीक और 2 एगो केपी ने अपनी स्कीम ऑफ स्टडी डेवलप और नोटिफाई करा ली। इस तरह बाकी सूबों के मुतालिक भी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप कंफर्म कीजिएगा कि लेटेस्ट उनके पास कौन कौन सी आई है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे है वो 2007 वाली है। अब व्हाट इज सिलेबस, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिसिंग आ रही है, इवन वो करिकुलम के अंदर मौजूद नहीं है, इवन फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद नहीं है, और इवन जो स्कीम ऑफ स्टडी है उनके अंदर भी मौजूद नहीं है। अच्छा, सिलेबस को देखते हैं कि व्हाट इज सिलेबस। सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एन, यानी सिंपल मैं बता दूं कि आपका जो कोर्स ब्रेकअप है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वीकली शेड्यूल इसके अंदर होता है, प्लस टेस्ट शेड्यूल भी होता है, प्लस असाइनमेंट्स का शेड्यूल भी होता है, प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। ये सारी की सारी चीजें आर अवेलेबल इन द सिलेबस। यानी किताब तो आपके पास आ गई, अब ये किताब पढ़ानी किस तरह से है, जो नंबर ऑफ डेज दिए गए थे स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर, रिमेंबर वन थिंग, नंबर ऑफ डेज आर गिवन इन द स्कीम ऑफ स्टडी, और उसी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से फिर आप लोगों ने स्कूल के अंदर, अगरचे ये सिलेबस तैयार भी मिल जाता है, लेकिन इफ you want to practice by yourself, you can develop by yourself also. Recently हमने केपी में एक प्रैक्टिस की है कि हमने SLO वाइज जो है एकेडमिक कैलेंडर बना लिया है कि कौन कौन से वीक के अंदर और कौन कौन से मंथ के अंदर कौन कौन से SLOs हम कवर करेंगे। अगरचे यूजुअली सिलेबस के अंदर यूजुअली कंटेंट को कवर किया जाता है कि अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के तो 200 पेजेस हैं मिसाल के तौर पे। अब ये 200 पेजेस हमने 150 और 160 वर्किंग डेज व्हाटएवर इनके अंदर कवर किस तरह से करने हैं, तो फिर हम डेली ब्रेकअप और वीकली ब्रेकअप इन कोर्सेज की करते हैं ताकि सारे के सारे कॉम्पिटेंसीज भी कवर हो जाए, कोर्स भी कवर हो जाए, प्लस इस सिलेबस के अंदर हम टेस्ट या एग्जाम के लिए जो डेज हैं तो वो भी नोटिफाई करते हैं कि फला फला डेज को मिड टर्म असेसमेंट होगी, फाइनल टर्म असेसमेंट होगी, या जो वीकली टेस्ट वगैरह है या मंथली टेस्ट वगैरह है तो वो भी होंगे। तो दीज थिंग्स आर लिस्टेड ओवर देयर। इवन जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं सो दे आर आल्सो लिस्टेड ओवर देयर। और जो टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स से मुराद यहाँ पे टारगेट्स लीजिएगा बच्चों टीचर्स के लिए कि आपने ये चीज कवर करनी है। रिमेंबर वन थिंग, सिलेबस इज टू कीप a teacher under some limitations or observation, or we are providing him the guidelines that under these guidelines and under this time frame you have to cover this course. So ये सिर्फ टीचर की हेल्प के लिए होती है, सिलेबस जो है टीचर के हेल्प के लिए होता है कि वो इससे हेल्प लेके कौन कौन से वीक के अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ाने हैं या कंप्लीट करने हैं। इवन टीचिंग मेथोडोलॉजीज के लिए जो बाज सिलेबस अगर आप स्टैंडर्ड सिलेबस देख लें तो उनके अंदर आप लोगों को टीचिंग मेथोडोलॉजीज या टीचिंग एड्स भी मिलेंगी कि इवन उस वीक के लिए। रिमेंबर वन थिंग, आमतौर पर जो एवी एड्स वगैरह होते हैं सो वी एसोसिएट देम विद द लेसन प्लान, कि लेसन प्लान के अंदर हम मेंशन करेंगे कि फला फला एवी एड्स हमें चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिलेबस होते हैं तो इवन उस वीक के लिए कौन कौन से एविएट्स चाहिए होंगे सो इवन दे आर लिस्टेड ओवर देयर। सो टीचर जब उस वीक के लिए तैयारी कर रहा हो सो एडवांस में उन एविएट्स का बंदोबस्त कर ले ताकि फिर अगर वो ऐसा ना हो कि वो कल लेसन प्लान में तैयार करनी हो और he or she may think that I don't have the available resources or the aviates and then she or he will be running after them. No, they are even listed in the syllabus कि ये aviates इस week के अंदर या इस term के अंदर या इस day के अंदर teachers को चाहिए होंगे. So these informations are available in the
सिलेबस। अब आपके पास एक कंप्लीट पैकेज आ गया कि करिकुलम बनता किस तरह से है, फिर इसकी डिसेमिनेशन किस तरह से होती है, फिर करिकुलम से हटकर एक क्लास जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन वगैरह रखते हैं, जो नंबर ऑफ मार्क्स रखते हैं, ये कहाँ से हमें हासिल होती है, वो भी आपको आज आपको पता चल गया कि दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द स्कीम ऑफ स्टडी। फिर जो ब्रेकअप वगैरह होती है कोकुलर एक्टिविटीज के लिए, टाइम फ्रेम वगैरह, सो वेयर आर दे अवेलेबल, सो दे आर अवेलेबल इन द सिलेबस। अब देखते हैं कि एक चीज जो मिसिंग आ रही है वो है टेक्स्ट बुक्स की, जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। सॉरी, कि ये करिकुलम और टेक्स्ट बुक का आपस में क्या ताल्लुक है। रिमेंबर वन थिंग, टेक्स्ट बुक्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स। यानी ऐसा हरगिज नहीं है कि आप बुक राइटर्स को टॉपिक्स, या टॉपिक्स भी नहीं, उनको सिर्फ गाइड कर ले कि इंग्लिश पे मुझे बुक चाहिए, नहीं मैथमेटिक्स पे मुझे बुक चाहिए। नो, यू हैव टू प्रोवाइड हिम विद द कांसेप्ट्स टू बी कवर्ड। वो कांसेप्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? वो करिकुलम से मिलते हैं। और करिकुलम में वो कांसेप्ट्स किस शक्ल में पाए जाते हैं? दे आर इन द शेप ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ एसिलोस। जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, दे प्रोवाइड अ बेस फॉर टेक्स्ट बुक्स। जिनका बैकग्राउंड है, दे नो दीज थिंग्स, जिनका नहीं है तो उनको मैं सिंपल एक एसिलोस से उनको समझा दूं। अगर एक कांसेप्ट समझाना है टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जो करिकुलम के अंदर लिस्टेड है कि बच्चे को डायरेक्शंस या सिमतों का इदराक हो, यानी वो डायरेक्शंस को समझे। ये है इससे लो कि आप सोशल स्टडी के अंदर, रिपीटिंग, सोशल स्टडी के अंदर ऐसे लो है कि बच्चे को हमने डायरेक्शंस समझानी है, और इससे लो कहती है, इससे लो की स्टेटमेंट ये है कि बच्चा डायरेक्शंस समझे। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हो गई कि डायरेक्शंस समझे। अब ये डायरेक्शन समझाने के लिए टेक्स्ट बुक्स के अंदर मटेरियल डेवलप किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मटेरियल डेवलप हुआ कि अहमद है, सुबह सवेरे उठता है, फिर स्कूल की तरफ जाता है, स्कूल इज इन द नॉर्थ, देन ही कम्स बैक, और आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट ही गोज टुवर्ड द साउथ, और साउथ में उसके वालिद साहब का दुकान है, फिर वापस आ जाता है शाम को, और शाम को फिर मस्जिद की नमाज के लिए जो जाता है तो फिर वो मगरिब की तरफ है। अब ये जो सारी की सारी स्टोरी थी, ये स्टोरी नहीं थी कि अहमद किस तरह या अरशद किस टाइम उठता है या अली किस टाइम उठता है। नो, मेन का जो कंसर्न था वो ये था कि हमने कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन समझानी है। तो वो डायरेक्शन समझाने के लिए फिर ये पूरी की पूरी स्टोरी डेवलप होती है। सो टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट मिलता है, असल में वो कोई कंसेप्ट समझाने के लिए होता है, और वो दे कंसेप्ट्स आर इन द शेप ऑफ एसिलोस। अब इस एक पेज को देख लें, एंड देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। ये हैं चंद एसिलोस जो साइंस से लिए गए हैं कि इस बात का मुतालिया करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि साइंस की तारीफ कर सकें। नंबर 1, ये बयान कर सके कि साइंस दूसरे उलूम से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये जान सके कि किस तरह साइंस इंसानी तजस्सुस और रिवायात पर बैनुल-अक़वामी तौर पर असरअंदाज होती है। मुस्लिम दुनिया के नुमाया साइंसदान जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया वगैरह वगैरह की खिदमात को बयान कर सके, साइंस में इन तब्दीलियों का तज्ज़िया कर सके जिससे मुआशरा मुतासिर हुआ है। अगर आपको ये इसलो मिल जाए, अगर आपको ये इसलो मिल जाए और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आप टेक्स्ट बुक का कोई लेसन डेवलप करें, सो इट्स सो मच इजी टू डेवलप टेक्स्ट बुक और टेक्सचुअल मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। पहले पैराग्राफ में साइंस की तारीफ लिख के कि साइंस किसे कहते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ में लिख के कि साइंस दूसरे उलूम से किस तरह से मुख्तलिफ है। यानी यहाँ से आपको इस लो से डायरेक्शन मिल गई करिकुलम से कि इस टेक्स्ट के अंदर, इस लेसन के अंदर आपने ऐड क्या करना है। तो साइंस की तारीफ ऐड करेंगे, उसके बाद साइंस दूसरे उलूम से किस तरह से मुख्तलिफ है ये ऐड करेंगे, फिर साइंस और इंसानी तजस्सुस रिवायत पर किस तरह से अंदर असरअंदाज होती है इसके लिए मुतालिक पैराग्राफ वगैरह ऐड करेंगे, फिर मुख्तलिफ साइंसदानों के कारनामे ऐड करेंगे, और आखिर में कंक्लूजन के लिए कि तब्दीलों किस तरह से जो डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग वगैरह 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 ये किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को
मुतासिर कर रही हैं वगैरह। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स अगर कवर ना हुआ तो वी विल बी बैक देन। सो व्हाट आई वांट टू से कि ये ऐसे लॉज जो करिकुलम के होते हैं ये डायरेक्शन देते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के लेसन के अंदर कौन कौन से कंटेंट होंगे। सो आई थिंक नाउ द पिक्चर इज क्लियर कि आपको जैसे स्लो भी मिल जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट जो है कि व्हाट्स द रिलेशनशिप between SLOs and exercise questions. Remember one thing, SLOs और exercise questions का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है। SLOs या student learning outcomes किसी भी लेसन से पहले दिए जाते हैं, इसी के बेस पर फिर मटेरियल या टेक्सचुअल मटेरियल या टेक्स्ट बुक्स डेवलप किए जाते हैं, और फिर आया टीचर ने ये प्रॉपर तरीके से पढ़ाया कि नहीं तो उनके लिए क्वेश्चंस रखे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को आप सिर्फ ये कंटेंट ना पढ़ाए जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, बल्कि वो कंसेप्ट्स पढ़ाए जो SLOs की शक्ल में मौजूद है। और जब सवालात करें तो उन SLOs के बेस पे करें, रादर देन अहमद किस टाइम उठता है, मिसाल के तौर पर अभी जो हमने मिसाल दी तो वहां पर कोई भी SLO आपको ये नहीं कहता कि अहमद किस टाइम उठता है, वो कहता है कि आपने डायरेक्शंस का पूछना है कि डायरेक्शंस नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। सो आप अगर ऐसे सवाल कर लेते हैं जो इससे लोग वेस्ट ना हो, सो आपकी ये टीचिंग बिल्कुल रायगा गई, आपने जस्ट अपना भी टाइम ज़ाया कर लिया और बच्चों का भी। सो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द SLOs एंड द क्वेश्चन, लेकिन यू मस्ट टीच अकॉर्डिंग टू द SLOs आल्सो। अब देखते हैं एक एक्सरसाइज क्वेश्चन को। ये है कुछ SLOs जो इंग्लिश से मैंने लिए हैं। इंग्लिश से इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मोस्टली सब बैकग्राउंड कुछ ना कुछ इंग्लिश का होता है और ये आसान से SLOs हैं। स्कैन द टेक्स्ट एक SLO है कि स्कैन द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, कि बच्चा को आपने इस काबिल बनाना है कि किसी पैराग्राफ को पढ़कर उससे वो इंफॉर्मेशन ले, यानी उसके इंफॉर्मेशन को समझे। एक SLO ये है। राइट अ गाइडेड पैराग्राफ यूजिंग आइडियाज गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज। गाइडेड पैराग्राफ ये है कि आपने उनको बताना है कि करने सिर्फ, इफ यू रिमेंबर ऑन डे 1 मैंने कहा था कि सिर्फ एजुकेशन अगर आप टॉपिक दे देते हैं, सिर्फ पाकिस्तान दे देते हैं और कहते हैं पैराग्राफ डेवलप कर ले, दैट इज एन अ गाइडेड पैराग्राफ एट ऑल। यू हैव टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो कि इस टॉपिक को किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से आपने उसके ऊपर लिखना है। ये SLO नंबर 2 है। SLO नंबर 3 है क्लासिफाई एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, कलर, और 4 नंबर है आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड यूज डिग्रीज ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। अब इस एक्सरसाइज क्वेश्चन के इन क्वेश्चंस की तरफ देखें। इनमें से एक सवाल है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज लाइफ पॉसिबल विदाउट ट्रीज प्लांट्स। मतलब ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह पढ़ाया हुआ हो तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन या ये सवालात, इन सवालात के जवाबात वो देखेगा। सो SLO नंबर 1 is covered in this question or these questions. Scan the text to extract information. आपने कोई पैराग्राफ दे दिया और ये कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस दे दिए कि बेटा इनमें से आप इनके सवाल के जवाबात ढूंढे। So this SLO is covered in this one. Write a guided paragraph. तो ये देखें, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस। आपने मजीद क्लियर कर लिया, बेचारा परेशान नहीं कि 2 सेंटेंस का लिखूं कि 3 सेंटेंसेस का लिखूं कि 5 सेंटेंसेस का लिखूं। आपने पैराग्राफ के लिए लिख भी दिया कि 10 सेंटेंसेस का, और आपने डिटेल भी दे दी ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। ये हो गया गाइडेड पैराग्राफ। आपने डायरेक्शन भी दी थी कि सिर्फ ट्रीज पे ना लिखे, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज पे लिखे। ये 2 SLOs आरंट कवर्ड इन दीज क्वेश्चंस एट ऑल। इन पर मजीद सवालात बनेंगे। So, जो कहने का मतलब ये था कि SLO के हिसाब से आपने क्वेश्चंस भी डेवलप करने हैं, इफ नॉट अवेलेबल। रिमेंबर वन थिंग कि टेक्स्ट बुक के अंदर जितने SLOs होते हैं वो तमाम के तमाम वो SLOs नहीं हैं जो कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर है। आपको 50% SLOs भी वो नहीं मिलेंगे जो कि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर है। यानी करिकुलम के डॉक्यूमेंट के अंदर अगर 100 SLOs हैं तो टेक्स्ट बुक ने बमुश्किल 50 कवर किए होंगे, क्योंकि इतने ज्यादा SLOs को कवर करना दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब फिर आप क्या करेंगे कि आप जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट्स वगैरह पढ़ाते हैं,
तो यू मस्ट स्टडी द करिकुलम कि करिकुलम के अंदर कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो मैं इजाफी तौर पर भी कवर कर सकती हूँ ड्यूरिंग द टीचिंग। यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ आप ये कवर कर ले, शायद कुछ और भी बातें हों, कुछ और भी ऐसे लॉज हों जो कवर हो सकते हैं, सो यू हैव टू कवर देम आल्सो। लेकिन वो ऐसे लॉज आपने आइडेंटिफाई करने हैं कहाँ पर, करिकुलम के अंदर। सो इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम you can cover more SLOs as compared to given in the textbooks only. So that was the end of this session, and hopefully now you will be clear that what is curriculum, what is scheme of study, what is curriculum framework, what is syllabus, etc. Let me conclude. सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है that is scheme of study. सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट डेवलप होता है that is scheme of study. scheme of study के अंदर ये बातें होती हैं कि ग्रेड 1 में कौन से सब टॉपिक्स होंगे, ग्रेड 2 के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, ग्रेड 2 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। जब स्कीम ऑफ स्टडी डेवलप होती है तो उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है कि अब करिकुलम डेवलप करते हैं और उसके लिए जो भी प्रोसेस था, डेवलपमेंट प्रोसेस जो थे, जो ऑब्जेक्टिव से लेकर फिर इवैल्यूएशन तक, वो सारी चीजें। सो सबसे पहले स्कीम ऑफ स्टडी डेवलप होती है, उसके बाद करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप होता है और करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं। जब करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप होता है तो थर्ड स्टेज पर टेक्स्ट बुक्स डेवलप होते हैं। थर्ड स्टेज पर टेक्स्ट बुक्स डेवलप होते हैं। टेक्स्ट बुक्स के बाद देन सिलेबस डेवलप होता है। सो इट्स अ लिंक, सबसे पहले स्कीम ऑफ स्टडी, उसके बाद फिर करिकुलम, करिकुलम के बेस पर टेक्स्ट बुक्स और टेक्स्ट बुक के बाद फिर सिलेबस बनता है। सो दैट इज द डिपेंडेंस और इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज 4 things.